नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अदानी और मोदी जी, अदानी और भारत, भारत और चाइना, इतने सारे गड़बड़ झाले हैं कि कई बार समझ में आता है, कई बार नहीं समझ में आता है। और अभी जब ब्रिक्स की मीटिंग के बाद मोदी जी की फोटो आई, मोदी जी के वीडियोस आए चाइना के प्रीमियम से मिलते हुए, और ये खबरें आई कि चाइना के बॉर्डर पर अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, चाइना के साथ संबंध हमारे अच्छे हो जाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि 2 साल पहले हालत यह थी कि चाइना में ब्रिक्स का सम्मेलन होना था और भारत के विरोध की वजह से वो सम्मेलन ऑनलाइन हुआ था, बीजिंग में नहीं हुआ था। लेकिन 2 साल में इतना कुछ बदल गया कि मोदी जी और चाइना के बीच में रिश्ते, या भारत और चाइना के बीच में रिश्ते अचानक सुधरना शुरू हो गए, ट्रूप्स वापस लौटना शुरू हो गए। कहा गया पुरानी पोजीशन होगी और अखबारों में खबर आने लगी कि सब कुछ चंगा हो गया, सब चंगा सी, ये खबर आने लगी हर तरफ। अब आप देखिए, हम जैसों को तो कहा जाता है कि दिवाली में चाइनीज झालर का बहिष्कार करें, टिकटॉक पर रोक लगा दी जाती है, 2-4 और ऐप, कोई स्कैन करने वाला ऐप, कोई और, ये सब पे रोक लगा दी जाती है। उसके बाद अचानक भारत सरकार के चीन से रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। मेरा भी एक तो खुशी हुई कि चलो अच्छा है। मेरा तो मानना है कि सारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपना पड़ोस नहीं चुन सकते हैं। आप घर खरीद सकते हैं, बहुत सुंदर सा घर खरीद लीजिए, 2 BHK, 4 BHK, 8 BHK बंगला, जो खरीदना है खरीद लीजिए, लेकिन आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपके अगल बगल कौन रहेगा। तो जो आपके अगल बगल हो उनसे अच्छा रिश्ता बनाएंगे तो हमेशा बेहतर रहेगा। बच्चों और रिश्तेदारों से पहले आपके अगल बगल में रहने वाले जो हमसाया होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो पहुंच जाते हैं और बड़े मुश्किल वक्तों में आपकी मदद कर देते हैं। यही एक देश के लिए भी सच है कि हमारा देश कैसे चलेगा ये तो हम तय करते हैं, लेकिन हमारे देश के अगल बगल कौन से देश होंगे ये हम तय नहीं कर सकते। अब चाइना हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बर्मा, ये सब हमारे पड़ोसी हैं। इसलिए अगर इनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहे, और शायद इसीलिए कांग्रेस के टाइम में सार्क का जो कंसेप्ट आया था वो इसीलिए था, जिस सार्क को अब गड्ढे में डाल दिया गया। हालांकि सार्क में चाइना नहीं था, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे नेशन थे, एक ऐसा मंच था जहां बात होती थी। खैर, मैं आगे निकल गया, थोड़ा पीछे लौट के आता हूं। तो चाइना के साथ जब रिश्ता सुधरा तो मुझे लगा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, रिश्ता सुधर गया, एक बवाल खत्म हुआ। लेकिन तभी एक खबर पर नजर पड़ी, आप भी उस खबर को देख लीजिए। एक अखबार में छपी थी, दूसरे अखबार में छपी थी, तमाम अखबारों में छपी थी। वो खबर यह है कि 2 सितंबर 2024, पिछले ही महीने की खबर है, 2 सितंबर 2024 को शंघाई यानी कि चाइना में अदानी साहब की एक कंपनी लॉन्च होती है जिसका नाम है अदानी एनर्जी रिसोर्सेज संघाई कंपनी, शार्ट में AERCL। 2 सितंबर 2024, एक महीना पहले, 1.5 महीना पहले कह लीजिए, अडानी साहब की कंपनी चाइना में आती है। हम झालर ना खरीदें, हम टिकटॉक ना चलाएं, हम चाइनीज चीजों का बहिष्कार करें, हुवेई का जो फोन है वो हमारे हाथ में ना आ पाए, लेकिन अडानी साहब चाइना में जाकर अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी डालते हैं। ये कंपनी बेसिकली सोलर एनर्जी वगैरह के क्षेत्र में काम करेगी और भारत के अंदर कई जगहों पर सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, और वो प्रमोशन जो है अडानी जी के लिए किया जा रहा है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। इधर अडानी जी की कंपनी रजिस्टर्ड होती है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में सितंबर के पहले हफ्ते में, 2 सितंबर को, और उधर अक्टूबर में जो मीटिंग होती है ब्रिक्स की, उसमें चाइना के साथ अचानक हमारे रिश्ते सुधरने लगते हैं। अब इसे संयोग कहेंगे या प्रयोग, ये तो आप लोग खुद तय कर लीजिए, मैं कौन होता हूं बताने वाला। हो सकता है कि ये संयोग हो, लेकिन अडानी जी के साथ ऐसे संयोग लगातार होते रहते हैं। वैसे जिस दिन ये अडानी जी ने रजिस्टर कराया था उसी दिन कांग्रेस के जो नेता हैं जयराम रमेश जी, उनका एक ट्वीट आया था जिसमें एक पत्र था, और उसमें ये कहा गया था कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो हमारे टैक्स पेयर पैसा दे रहे हैं उसका फायदा चीनी कंपनियों को ना पहुंचे।
उन्होंने कहा कि 19 जून 2020 को गलवान में जो झड़प हुई थी, उसके बाद कहा गया था कि ना कोई सीमा में घुस आया है, ना कोई घुसा हुआ है, इस तरह की बातें की गई थी। आप जानते हैं कि मोदी जी ने अक्सर चाइना का नाम लेने से परहेज किया है, और जब नाम लिया तो यही कहा था कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है। उसके बाद कभी किसी के बयान आते रहे, चीन के साथ हमारे रिश्ते खराब होते रहे, यहां तक कि चीन ने अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता है, अरुणाचल की नदियों, पुलों, पहाड़ों के नाम बदल दिए, और लगातार ये सारी चीजें चल रही थी। फिर अचानक सितंबर में अडानी जी की कंपनी रजिस्टर हुई और अक्टूबर में हमारे रिश्ते सुधरने लगे। जैसा मैंने कहा कि अब इतना बड़ा अगर ये संयोग है तो क्या ही कहा जा सकता है, और अगर प्रयोग है तब यह सवाल पूछे जाने की जरूरत है कि आखिर अडानी जी के साथ इतने सारे संयोग क्यों होते हैं। कुछ संयोग मैं आपको गिना देता हूं। जून 2015 में नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात होती है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से। 3 महीने बीतते हैं और अडानी जी की डील हो जाती है बांग्लादेश में बिजली देने की। जब अभी वहां की प्रधानमंत्री को हटाया गया है तो उसके पीछे अडानी की डील का भी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। और चलिए मलेशिया, मार्च 2017 में नरेंद्र मोदी मिलते हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री से, और अगले ही महीने अप्रैल 2017 में अडानी को मलेशिया में मेगा कंटेनर पोर्ट से जुड़ा हुआ ठेका मिल जाता है। जनवरी 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी जी की, और कुछ महीनों बाद उसी साल के अंत में यानी दिसंबर 2018 में अडानी ने इजराइल की कंपनी के साथ मिलिट्री ड्रोन बनाने का काम शुरू कर दिया। जून 2018 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मोदी जी की मुलाकात होती है, और जुलाई में यानी अगले ही महीने अडानी जी को 1000 करोड़ का वहां से ठेका मिल जाता है। श्रीलंका में आइए, फरवरी 2020 में मोदी जी की श्रीलंका के उस समय के प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, और जुलाई में अडानी को श्रीलंका में पोर्ट जो वहां के होते हैं उनको ऑपरेट करने का ठेका मिल जाता है। जून 2023 में नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, और फटाफट जनवरी 2024 में नेपाल सरकार ने बताया कि अडानी जी वहां एयरपोर्ट बनाएंगे, उसका मैनेजमेंट देखेंगे, और पब्लिक सेक्टर में जो उसके निवेश हैं वो भी देखेंगे। अक्टूबर 2023 में यही सारा कुछ तंजानिया के साथ होता है, और मई 2024 में अडानी को दार एस सलाम जो बंदरगाह है उसके टर्मिनल 2 को 30 साल तक ऑपरेट करने का ठेका मिल जाता है। केनिया का किस्सा तो बहुत फेमस है ही, केनिया में भी यही हुआ था कि मोदी जी गए थे 2023 के दिसंबर महीने में और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। जून 2024 में अडानी को केनिया के नैरोबी हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण का काम मिला। हालांकि वहां पर इतना बवाल हुआ है कि वहां के हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कई सारे नेताओं के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अडानी से पैसा वगैरह खाया है। अगर वियतनाम की आप बात कीजिए तो जुलाई 2014 में नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई वियतनाम के प्रधानमंत्री से, और जुलाई 2024 में खबर आई कि वियतनाम के हवाई अड्डों में अडानी जी निवेश करेंगे। तो अब समझ में नहीं आता है कि मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां अडानी के लिए लॉटरी कैसे खुल जाती है। इतना संयोग तो हिंदी की फिल्मों में भी नहीं होता, उसमें भी 2-4 ही संयोग होते हैं। यहां तो मैंने आपको एक छोटी सी लिस्ट दी है, और यह लिस्ट ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है, इसके अलावा भी यह लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप देखेंगे तो नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री चुने जाने के तुरंत बाद G20 का शिखर सम्मेलन होना था ऑस्ट्रेलिया में। वहां पर अडानी जी प्रधानमंत्री जी के साथ शामिल हुए, और इसी यात्रा के दौरान क्वींसलैंड में अडानी की कार्माइकल कोयला खदान के विकास में सहायता करने की डील हो गई। अगले साल बांग्लादेश वाला मैंने आपको बता ही दिया। श्रीलंका में जो कुछ हुआ है उसके बाद यह हुआ था कि वहां के एक मंत्री ने बाकायदा संसद के अंदर बयान दिया था कि हमारे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने दबाव बनाया था कि हम अडानी को ही बिजली की डील दें। बाद में बहुत सारी जब बहसें हुई तो बयान वापस ले लिया गया, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के बयान आते रहे। यानी पूरी दुनिया में यह देखा गया कि मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां अडानी जी को बिजनेस का रास्ता खुल जाता है। आपको नहीं लगता कि चाइना वाला जो पूरा का पूरा मामला है वो भी इसी से जुड़ा हुआ हो सकता है?
देखिए, दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता, दावा तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन जब इतने सारे संयोग हो, मलेशिया में वही संयोग, तंजानिया में वही संयोग, श्रीलंका में वही संयोग, यहां हालत यह है कि माधवी बुद्ध जी के ऊपर आरोप लगा, संसदीय समिति में उनको बुलावा गया कि भाई आ जाइए, आपसे पूछताछ करनी है, उन्होंने बहाना बना दिया और संसदीय समिति की जांच में शामिल नहीं हुई। सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दी, सरकार ने तो उनको भर्ती किया है तो क्लीन चिट देंगी ही। आखिर माधवी बुच के ऊपर भी क्या आरोप है? यही आरोप है कि उनके जो पतिदेव हैं वो अडानी की कंपनियों में उनके साथ साझेदार हैं और ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे अडानी जी को फायदा हो। ये सारी बातें तो आप जानते हैं, लेकिन जांच नहीं होगी। संसदीय समिति में अगर जांच होगी तो माधवी बुच आएंगी ही नहीं। जब आएंगी नहीं तो आप क्या सवाल पूछ लेंगे और क्या जवाब दे देंगे? हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट 100% सही है, गलत हो सकती है, लेकिन कम से कम आरोप लगे थे, जांच तो होती। बिना किसी जांच के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब ऐसा बना दिया है कि अडानी का कोई विरोध करे तो वो देश विरोधी है। कोई सवाल इस बात का नहीं पूछ सकता कि आखिर कौन सी कलगी लगी है, कौन सी खूबी है कि सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, सब कुछ, सारे खनिज, सब कुछ उठा के, अभी आप जानते हैं हसदेव की बात चल रही है, छत्तीसगढ़ में हसदेव में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं ताकि अडानी जी कोयले की खुदाई कर सकें और कोयला सारी दुनिया में बेच सकें। मतलब एक आदमी के लिए नदी, समंदर, पहाड़, पेड़ सब आप दे दीजिए, दुनिया भर में घूमे, जहां जहां आप जाएं उसके पीछे उनको ठेका मिलता चला जाए, लेकिन कोई सवाल कर दे तो देशद्रोही होगा। चाइना के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए, यह एक ऐसी बात है जिससे मैं कभी इंकार नहीं करूंगा, लेकिन अगर केवल इसी वजह से या इस वजह से रिश्ते अच्छे हुए हैं तो यह अच्छे रिश्तों की गारंटी नहीं है। कल को बिजनेस इंटरेस्ट डिस्टर्ब होंगे तो रिश्ते फिर खराब हो जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि इंटरनेशनल मामलों में लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिसी ऐसी होती है कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन पॉलिसी कमोबेश वही होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में जो इंटरनेशनल पॉलिसी का पूरा खेल है उसको एक तमाशे में तब्दील कर दिया है। थोड़ा गोदी मीडिया ने, थोड़ा सरकार ने और थोड़ा किसी के प्रॉफिट की भूख ने। आप सोचिएगा कि अगर देश की इंटरनेशनल पॉलिसी, देश की इंटरनेशनल नीतियां किसी की फैक्ट्री, किसी की कंपनी के लाभ से जुड़ जाएंगी तो कल को अगर वो आदमी पीछे हटेगा या कल को कोई बड़ी घटना होगी तो फिर देश किससे सवाल करेगा, कहां सवाल करेगा, और इस प्रोसेस में देश को जो नुकसान होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।